Hello everyone, myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Miracles College Udaipur. Here in this video, we are going to discuss about magnetic energy stored in an inductance and in a series of inductances. This topic was taken from Unit 1st of paper 2nd, Electrodynamics, Electromagnetic Waves and Relativity. Now first of all, we will discuss about मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टेंस. कोई भी प्रेरकत्व होता है उसमें कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है. तो इसके लिए कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग ए कोइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R. हमने एक सर्किट ले लिया, परिपथ ले लिया, जिसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस है L और एक रेजिस्टेंस है R. Both are connected in series with a battery of EMF E and a key K. दोनों को एक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ दिया और एक मार्गी कुंजी वन वे की भी लगा दी. जब इसमें हम प्लग लगाएंगे तब इस EMF सोर्स का कनेक्शन L और R से हो जाएगा. जब इसमें से ये निकाल लेंगे तो इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा. लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट एट एनी टाइम t. माना किसी समय t पर इसके अंदर I करंट प्रवाहित हो रहा है. तो इस सर्किट में हम देखें R, L, E और K सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं. जब इसके अंदर प्लग लगाएंगे तो इसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट बहना प्रारंभ हो जाएगा. अब इस करंट के कारण इस L के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा. इसी तरह इस R के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा. नाउ द EMF प्रोड्यूस अक्रॉस द इंडक्टेंस इज गिवन बाय. जो प्रेरकत्व है उसके अक्रॉस कितना इंडक्टेंस होगा, EL इजिकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी नेगेटिव होगा. यानी वो उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है. तो E के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है तो वो जिस डायरेक्शन में होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय. रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, ER इजिकल टू IR. नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन द गिवन सर्किट. दिए गए परिपथ में किरचॉफ का नियम प्रयुक्त करें तो क्या आ जाएगा, कुल EMF सोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा E इजिकल टू सिग्मा IR होता है. तो सिग्मा E यानी E प्लस EL और IR एक ही रेजिस्टेंस है तो एक ही टर्म आएगी ER. EL का मान रख दिया, ER का मान रख दिया, इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो ये मान आ गया. The work done by the source of EMF in increase a small charge dq through the circuit in time dt is given by. यानी उस परिपथ के अंदर उस सोर्स के द्वारा, कौन सा सोर्स, EMF सोर्स E, उसके द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है. तो मान लो dt समय में वो उस परिपथ में dq चार्ज फ्लो करता है तो उस dt समय में जो किया गया कार्य होगा dw इजिकल टू E dq. अब हम जानते हैं I इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है तो डी क्यू इजिकल टू हो जाएगा I डी टी. तो इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे तो उसमें से E का मान रख देंगे ये, और ये I डी टी सेम रह जाएगा. अंदर ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा. Therefore total work done by the source of EMF in establishing the current in the circuit from 0 to I naught इन टाइम इंटरवल 0 टू t. मान लेते हैं 0 से t समय तक करंट बढ़ती बढ़ती I नॉट हो जाती है तो टोटल वर्क डन कितना होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं. तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इसको I के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 से I नॉट, t के रेस्पेक्ट में करना है तो 0 से t. तो दोनों इंटीग्रेट कर दिया
इसको किया आई के रेस्पेक्ट में, तो आई का हो जाएगा I² 2, लिमिट रख देंगे इसमें तो ये आ जाएगा। इसमें R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। I t पर किस प्रकार डिपेंड करता है हमें नहीं पता, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। द फर्स्ट टर्म इन RHS में जो पहला पद है, डिनोट्स द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उसके अंदर संग्रहित हो रही है उसको इंगित करता है। एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट्स द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन द रेजिस्टेंस, यानी उस प्रतिरोध के अंदर ऊष्मा के रूप में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, व्यय हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी जो टोटल एनर्जी उस सोर्स के द्वारा दी जाती है, कुछ ऊर्जा तो हीट के रूप में डिसिपेट हो जाती है और रिमेनिंग जो एनर्जी है वो इंडक्टेंस के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो इस प्रकार एक इंडक्टेंस के अंदर ये ऊर्जा संग्रहित होती है। अब हम सीरीज ऑफ इंडक्टेंसेज लेंगे, यानी बहुत सारे प्रेरकत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उनको अगर किसी ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित होगी। फिर इस डिस्क्रीट केस को हम कंटिन्यूम के अंदर चेंज कर देंगे, यानी विविक्त को अनवरत में परिवर्तित कर देंगे। तो उस कंटिन्यूअस मीडियम के अंदर, अनवरत माध्यम के अंदर किस प्रकार मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी उसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिस्क्रीट लेवल पर लेंगे, विविक्त स्तर पर, फिर इसको कंटिन्यूअस लेवल पर लेंगे। लेट अस कंसीडर ए नंबर ऑफ कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत सारी कुंडलियां ले लेते हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिनके सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग है, L1, L2, L3। द इनिशियल करंट इन ईच कॉइल इज 0। शुरुआत में जब ईएमएफ सोर्स से कोई करंट फ्लो नहीं होता, की के अंदर हम प्लग नहीं लगाते हैं, सर्किट पूरा नहीं बनता है, तो उस समय कोई करंट फ्लो नहीं होता है। एंड द फाइनल इक्विलिब्रियम करंट इन kth सर्किट इज IK। हम मान लेते हैं कि सर्किट को हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह K+1 K+2 इस तरह से इसको डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो जो kth सर्किट है, K नंबर का, केवा परिपथ, उसके अंदर अंतिम जो धारा है वो IK है, यानी शुरुआत में 0 है और अंतिम धारा फाइनल करंट कैपिटल IK है। लेट स्मॉल IK बी द करंट इन kth सर्किट एट एनी टाइम t। मान लो किसी समय t पर उसके अंदर ये IK करंट फ्लो हो रहा है। तो द करंट इन ईच सर्किट IK t एंड द फ्लक्स थ्रू इट phi kt will be some fraction alpha of their final values capital IK and capital phi k respectively। यानी जब शुरुआत में t = 0 समय पर ये 0 था, तो इसका मतलब अल्फा का मान 0 होना चाहिए। जब मैक्सिमम टाइम कैपिटल T हो जाता है, फाइनल टाइम, उस समय मैक्सिमम करंट IK हो जाती है, तो उस समय अल्फा का मान 1 होगा, यानी अल्फा का मान 0 से 1 तक वेरी करेगा। तो स्मॉल IK का मान कैपिटल IK का एक फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक होगा, चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होगा। तो मान लेते हैं शुरुआत में फ्लक्स 0 था क्योंकि करंट 0 था, और जब फाइनल करंट IK हो जाता है तो फाइनल फ्लक्स कैपिटल phi k हो जाएगा। तो किसी समय t पर फ्लक्स कितना होगा, वही इसका फ्रैक्शन हो जाएगा अल्फा। जब शुरुआत में प्रारंभ में t = 0 था तब अल्फा = 0 और लास्ट में अल्फा = 1 हो जाएगा। उस समय मैक्सिमम फ्लक्स इसके अंदर से फ्लो होगा या लिंक होगा। द इंड्यूस EMF इन kth सर्किट, केवे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, फेराडे लॉ से, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से E = d∅dt होता है, लेकिन हम kth सर्किट के लिए ले रहे हैं, यहाँ k लगा दिया हमने। माइनस में होता है लेकिन हम यहाँ केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, परिमाण में ले रहे हैं। देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय अप्लाइड सोर्स फॉर kth सर्किट, तो kth परिपथ में जो प्रयुक्त
स्रोत है उसके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा। हमने 0 से t समय तक उसके अंदर करंट फ्लो करवाया है, तो किया गया कार्य वो होता है E/dq। तो dq का मान I/dt होता है, हम अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा। अब ik का मान और ek का मान यहाँ रखेंगे, तो ek का मान ये रखेंगे d∅k/dt, जिसमें ∅k का मान अल्फा कैपिटल ∅k और ik का मान अल्फा कैपिटल ik। इसमें से अल्फा बाहर आ जाएगा, सॉरी अल्फा का मान वेरी करता है 0 से 1, तो अल्फा अंदर रहेगा और ये कैपिटल ∅k जो कांस्टेंट है फाइनल वैल्यू ऑफ फ्लक्स ये बाहर आ जाएगा। इसी तरह फाइनल वैल्यू ऑफ करंट ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये अल्फा में इक्वेशन आ जाएगी। तो अल्फा का मान 0 से 1 तक वेरी करता है, तो अब लिमिट 0 से 1 हो जाएगी t की बजाय। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/2 ik/k। तो ये वर्क डन होगा फॉर kth सर्किट। तो सभी परिपथ के लिए वर्क क्या होगा, जैसे फर्स्ट नंबर का सर्किट है तो 1/2 I1 ∅1, फिर 1/2 I2 ∅2, 1/2 I3 ∅3, इस तरह से वर्क डन होगा। तो उन सब का सम कर लेंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। सम को हमने समेशन के रूप में लिखा है, तो इस तरह से टोटल वर्क डन फॉर ऑल द सर्किट, सभी परिपथों के लिए किया गया कुल कार्य ये हो जाएगा। नाउ द फ्लक्स लिंक थ्रू kth सर्किट, केवे परिपथ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। मान लो kth सर्किट अकेला होता तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता, Li हम जानते ही हैं ∅ Li, लेकिन kth सर्किट है इसलिए k भी लगा दिया Lk Ik। अब दूसरे परिपथ का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, यहाँ अन्योन प्रेरण होगा जिसके कारण फ्लक्स उसके अंदर फ्लो होगा। तो jth सर्किट के कारण कितना फ्लक्स उसमें फ्लो होगा, MkJ Ij। तो ऐसे jth सर्किट बहुत सारे होंगे, k को छोड़कर 1 2 3 4 ऐसे k-1 तक, फिर k को छोड़ देंगे, फिर k+1 k+2 k+3 एंड सो ऑन। तो उन सभी के कारण फ्लक्स होगा, तो उनका समेशन ले लेंगे, जहाँ j का मान k के बराबर नहीं है। वेयर Mkj इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन jth एंड kth कॉइल, jवे और kवे कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ∅k फ्रॉम 4 and 3, ∅k का मान रख देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल्स वी हैव, मान लो वहाँ दो ही कुंडली है आपस में सीरीज में जुड़ी हुई है, तो k का मान भी 1 2 हो जाएगा और j का मान भी 1 2 हो जाएगा। तो मान रख दें तो इस प्रकार आ जाएगा, और यहाँ M12 = M21 हो जाएगा, यानी 1 और 2 पहली और दूसरी के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व सेम होगा, चाहे उसको M12 से लिखें चाहे M21 से लिखें, उसको हमने M कह दिया। तो ये टोटल वर्क डन होगा, और ये जो वर्क डन होगा वो उनमें मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। इक्वेशन 5 में बी पुट इन ए मोर स्टैंडर्ड फॉर्म एज फॉलोज। अब हम इस डिस्क्रीट केस से कंटिन्यूम का केस लेंगे, अनवरत की स्थिति लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर kth सर्किट द फ्लक्स लिंक्ड, केवे परिपथ के लिए कितना फ्लक्स होगा, ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, इंटीग्रल B.ds। इफ A इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, B मैग्नेटिक वेक्टर, A मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, चुंबकीय सदिश विभव, तो B = del × A होता ही है। तो ∅k = B का मान रख दिया del × A। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल वी गेट। अब स्टोक प्रमेय का उपयोग करेंगे, पृष्ठ समाकल को रेखा समाकल में बदलेंगे। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है वो लाइन इंटीग्रल में ऐसे आ जाएगा A.dl। तो इक्वेशन 3 जो W का मान था, W = उसके अंदर हम ∅k का मान रख दें यहाँ से, तो इस प्रकार आ जाएगा। नाउ इफ वी मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूम यूजिंग द रिलेशन, अब हम विविक्त से अनवरत की ओर संक्रमण करें इस संबंध का उपयोग करते हुए, यानी I/dl की जगह हो जाएगा J/d²। नीचे A से डिवाइड करें कैपिटल A,
मतलब एरिया, यहाँ ए अलग है वेक्टर पोटेंशियल, एरिया को अगर ए लें, ए से डिवाइड करें और ए से मल्टीप्लाई करें तो आई अपॉन ए जे करंट डेंसिटी, और ए इंटू डी एल हो जाएगा वॉल्यूम, तो उसको हमने लिख दिया डीटो। डीटो बिंग ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, लघु आयतन अल्पांश है। नाउ तो वी गेट, ये हमने किया, तो समेशन किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। पहले विविक्त स्थिति थी, डिस्क्रीट कंडीशन थी, तो समेशन था। अब हम कंटिन्यूम का केस ले रहे हैं, तो समेशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रल में। तो 1/2 सेम आई ए डॉट डी एल के, तो ये मान रखा, ये सब मिलाकर आ जाएगा ए डॉट जे डी टू। बट जे इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच, एम्पियर्स लॉ होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम का अवकल स्वरूप, तो जे की जगह डेल क्रॉस एच रख दिया। अब हम एक वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, सदिश सर्वसमीका का। डेल डॉट ए क्रॉस एच इज इक्वल टू होता है एच डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस एच। तो यहाँ पर ए डॉट डेल क्रॉस एच है, ये इसको लेफ्ट में लिया है, इसको राइट में लिया है, फिर इसका मान इसमें रख देंगे और इन दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल को अलग अलग कर लेंगे, तो W का मान ये आ जाएगा। Using Gauss divergence theorem to change volume integral in second term on RHS of equation 10। अभी जो इक्वेशन आई थी उसमें RHS राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म थी उसको हम Gauss divergence theorem से सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। तो उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लिया, तो ये आपको आना चाहिए स्टोक्स थ्योरम और Gauss divergence theorem। एज वॉल्यूम इंटीग्रल इज टेकन फॉर ऑल स्पेस, जैसा कि वॉल्यूम इंटीग्रल उस संपूर्ण स्थान, संपूर्ण आकाश के लिए लिया जाता है, एक्सटेंडिंग द वॉल्यूम टू इन्फिनिटी, उस वॉल्यूम को अनंत तक विस्तारित करें, तो द सरफेस इंटीग्रल मस्ट बी टेकन ओवर द स्पेयर एंड इन्फिनिटी। तो उस वॉल्यूम को जो घेरे हुए क्षेत्र है, जो सरफेस है, तो उस सरफेस पर हमें सरफेस इंटीग्रल लेना है। बिकॉज क्योंकि एच एंड ए फॉल ऑफ रैपिडली एट लार्ज डिस्टेंस, अधिक दूरी पर एच और ए का मान बहुत तेजी से कम होता है। क्यों होता है? एच इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है और एच इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है और ए और एच का मान कम होता जाता है। तो सरफेस जो है स्फीयर का वो बहुत अधिक दूरी पर है, तो इसका मतलब ए और एच का मान बहुत तेजी से कम होगा, तो इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल का मान अधिक दूरी पर वैनिश होगा, इसका मान कम होता, बहुत कम प्राप्त होगा, क्योंकि ए और एच के मान नगण्य प्राप्त होंगे। तो द सरफेस इंटीग्रल वैनिशेस एट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी r का मान बहुत ज्यादा होने पर सरफेस इंटीग्रल वैनिश होगा। हेंस इक्वेशन 11 बिकम्स, तो 11 में ये वैनिश हो गया, इसका मान समाप्त हो गया, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 वॉल्यूम इंटीग्रल H डॉट बी डी टो। इफ मैग्नेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इन द रीजन अंडर कंसिडरेशन, जो वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है, जिसको सरफेस एस परिबद्ध किए हुए है, एनक्लोज किए हुए है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। तो हम क्या ले सकते हैं? देन दी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति इकाई आयतन संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा, जिसको कहेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो उसका मान हो जाएगा, ये W टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई इसमें, तो वॉल्यूम से, उस टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो 1/2 H डॉट बी, ये हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एस बी इज इक्वल टू म्यू एच फॉर लीनियर मीडियम, रेखीय माध्यम है मान लो वो, तो बी का मान म्यू एच के बराबर होता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू एच रखें या एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू रखें, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का ये मान प्राप्त हो जाएगा। इफ द मीडियम इज नॉन लीनियर, अगर अरेखीय माध्यम है, देन इक्वेशन 13 शुड बी यूज, तो हमें इसी इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो लीनियर मीडियम है, तो यूएम का मान इस प्रकार ले सकते हैं।
सभी को धन्यवाद।